नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में रेलवे एनटीपीसी मैथ सीरीज के। अभी तक हम 21 सेट कर चुके हैं। आज सेट नंबर 22 है जो कि 12 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इसके अंदर हम पूछे गए सभी 34 सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस प्रकार से दिया गया है। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी तैयारी को स्मार्ट वर्क के तौर पर नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए मॉक टेस्ट लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप तो एक यहाँ पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकंड, एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल है। अभी जो आपके एंड ऑफ द एरा सेल चल रही है, जिसमें जो पास था एक ईयर का 299 रुपये वाला, वो आपके 1 अक्टूबर से इसकी प्राइस हाइक होने वाली है। यही पास आपको मिलने वाला 399 रुपये में। तो 1 अक्टूबर से पहले आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। इसमें यदि आप ये टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो लाइफ टाइम वाला पास 499 रुपये वाला है, ये भी बढ़ रहा है। इसकी प्राइस भी 1 अक्टूबर को 699 हो रही है। तो 1 अक्टूबर से पहले आप ये मॉक टेस्ट है वो एनरोल कर सकते हो और कम प्राइस में टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो 1 अक्टूबर से पहले जरूर एनरोल कर देना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये सवाल थोड़ा सा हार्ड है बाकी सवालों की तुलना में। तो समांतर श्रेणी के 11वें पद और 18वें पद का अनुपात 2:3 है। तो पहले 5 पदों का योग और पहले 10 पदों के योग का अनुपात पूछा है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है कि इस श्रेणी के सभी पदों का अंतर समान होता है। जैसे मैं एक श्रेणी लिखता हूँ 3, 5, 7, 9, तो आप देखोगे यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ का भी 2 का अंतर है। तो ये प्रकार की श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो यानी कि हमको दिया गया है 11वां पद और 18वें पद का अनुपात कितना है, 2:3। 11वां पद और 18वां पद का अनुपात कितना है, 2:3। तो हम ये कह सकते हैं कि 11वां पद और 18वां पद, तो हमें बताया नहीं गया कि वो संख्याएं क्या है। तो हम मान सकते हैं कि इसके बीच में 7 संख्याएं हैं, यानी कि 11 और 18 के बीच में 6 संख्याएं होगी और सबका अंतर यदि 1-1 है तो टोटल अंतर 11वें और 18वें के बीच में 7 होगा। तो देखो यहाँ अनुपात में कितना आ रहा है, अंतर 1 का आ रहा है। और यहाँ यदि आप 11 और 18 के बीच का अंतर देखोगे तो 7 आ रहा है। तो हम कह देंगे कि हमारी 1 की वैल्यू 7 है, यानी हर संख्याओं के बीच में 7-7 का अंतर है। तो यदि 1 की वैल्यू 7 है तो 2 की वैल्यू 14 होगी और 3 की वैल्यू 21 होगी। यहाँ तक आपका निकल जाना चाहिए कि पहला पद 11वां पद 14 हो चुका है, 12वां पद 15 होगा, 13वां पद 16 होगा, इस प्रकार से 17, 18, 19, 20, 21 इस प्रकार से पद और सबके बीच का अंतर का 1-1 है। इस प्रकार से ये श्रेणी होगी। अब उसने पूछा, ये तो 11वां पद है, कि पहले 5 पदों का योग और पहले 10 पदों का योग का अनुपात क्या होगा। पहले 5 पदों का योग और पहले 10 पदों का, तो यहाँ से यदि हम, ये 14 है 11वां पद, यदि हम यहाँ से 10 घटा देते हैं तो हमारा पहला पद आ जाएगा, कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा। 14 में से आप यदि 10 घटाओगे तो पहला पद आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। अब समांतर श्रेणी में n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है कि n/2 पहला पद और फिर अंतिम पद, ये होता है tn है अंतिम पद। तो यहाँ 1 कर देते हैं tn, और इसी प्रकार से ये इधर भी लगाना पड़ेगा n/2 a प्लस tn2, यानी कि 5 पदों का योग निकालना है सबसे पहले हमें। तो देखो n का मान 5 होगा, तो पहला पद हमारा कितना हो गया, 4, फिर आता है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है, तो टोटल पद कितने हैं, 5। तो ये लिख दिया, पहला पद 4, अंतिम पद 8, ये हो चुका है। यहाँ बात, इनको पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। चलो, ये हो गया 12, 12 को 2 से किया सॉल्व, 12, और 12 को यदि आप 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6, 5 × 6, ये आ चुका है। यहाँ यदि हम सॉल्व करते हैं तो 10 आएगा टोटल पद बाई 2। देखो 10वां पद कितना होगा, इससे एक कम, क्योंकि ये 11वां है, तो 13 नंबर जो पद है वो तो ये हो जाएगा, और पहला पद तो 4 ही है। तो 10वां पद 4 +
13 ये हो चुका है। अब इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर भी 5 इसको काट दोगे इंटू 17 आएगा। देखो 5 से इन दोनों का अनुपात पूछा है आपसे, तो 5 से तो 5 कट जाएगा दोनों तरफ, क्या बचेगा 6:17 बचेगा आपके पास। ये आपसे पूछा है कि पहले 5 पदों का योग और पहले 10 पदों का योग का अनुपात क्या है। ये सवाल बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया है कि दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम और इनका एचसीएम। तो देखो हमें दो संख्याएं यदि दे दी है तो एलसीएम की तो जरूरत ही नहीं है निकालने की एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ क्या होगा कि जो दोनों में कॉमन है, और कॉमन किस प्रकार से हम देखते हैं इसमें कि एक तो जो सबसे कम पावर है। अब देखो 20 और 10 में कॉमन क्या होगा कि 10 इसमें भी आया होगा, यदि 20 के टुकड़े करें तो 10 इंटू 2, तो एक तो हमारा एचसीएफ 10 आ जाएगा क्योंकि 10 कॉमन है। अब सबसे कम पावर देखेंगे, x की पावर 3 सबसे कम है, y की पावर 2 सबसे कम है। x की पावर 3 और y की पावर 2, क्योंकि x की पावर 4 है इधर और y की पावर 4 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए आप आंसर नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, यदि cos x प्लस वाई बराबर 1/2 है और साइन x माइनस वाई बराबर 0 है, जहां x और y धनात्मक न्यून कोण है, तो x और y के मान बताने हैं। तो देखो cos के अंदर 1/2 किसका मान होता है, ये 60 डिग्री का मान होता है, और साइन के अंदर किसका मान 0 का मान होता है, यानी कि x प्लस वाई बराबर आपका 60 डिग्री आ गया है और x माइनस वाई बराबर 0 आ चुका है। तो ऐसा कब हो सकता है, यानी कि दोनों संख्याएं समान थी, तो दोनों संख्याएं समान थी तो x भी 30 होगा और y भी 30 होगा। नहीं तो आप इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो तो वो आ जाएगा आपका x का मान, और दोनों को घटाकर 2 से भाग दोगे तो वो आ जाएगा आपका y का मान। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। x और y के मान आपके पास आ चुके हैं। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए 1 से लेकर 30 तक यहाँ है और वापस 1 से लेकर 30 तक तो यहाँ पर भी है, बाकी एक 31 एक्स्ट्रा है। तो हमें 1 से लेकर n पदों तक का योग का फॉर्मूला आपको पता है, n+1/2 ये होता है। तो यहाँ आप यदि 30 पदों तक का निकाल रहे हो, ये 1 से लेकर n पदों तक का है, तो 30 + 1 31/2 ये हो चुका है। अब क्या है कि हमने जोड़ा है एक श्रेणी को, केवल किसको जोड़ा है, एक श्रेणी को, और इसका मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये 15 × 31 आएगा, और यदि इसको आप सॉल्व करते हो तो 15 × 15 एक आई आंसर 45 और 1 46 इतना आएगा। अब देखो हमने केवल एक का मान निकाला है, ऐसा का ऐसा सेम इधर है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसको, ये हो जाएगा, और एक 31 बचा हुआ है, इसको हम जोड़ना और पड़ेगा, तो ये जोड़ दिया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आएगा, 2 × 5 = 10, 1 12 और 1 13, 8 और 1 9, 900 + 31 तो 961, ये आपका आंसर आ चुका है। सवाल नंबर 8, x प्रेक्षणों का समांतर माध्य m है। तो समांतर माध्य का मतलब बस इतना सा है कि उन संख्याओं का अंतर समान। अभी जैसे हमने समांतर श्रेणी देखी थी, उसी प्रकार से समांतर माध्य क्या होता है, जो उनका अंतर होता है उसी को समांतर माध्य कहते हैं हम। समांतर माध्य में क्या होता है, यानी समांतर माध्य में ये माध्य सब समांतर श्रेणी का जो माध्य होता है उसी को हम समांतर माध्य कहते हैं, m है, यानी उस श्रेणी का अंतर क्या है, समान है। अब देखो x प्रेक्षणों का समांतर माध्य m दिया है आपको, यानी x प्रेक्षणों का समांतर माध्य m दिया है, तो उनका टोटल योग कितना होगा, xm हो जाएगा। ठीक है, यदि 2 और प्रेक्षण 0 + m को भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो इनको भी जोड़ दो, 0 + m शामिल कर दिया, नया समांतर माध्य क्या होगा, तो टोटल संख्याओं से भाग दे दो। टोटल कितने संख्याएं हैं, ये पहले थी x और अब हो चुकी है ये 2 और जुड़ चुकी है, तो x + 2 हो चुका है। तो इनको यदि आप देखोगे तो यहाँ से 0 का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ से m कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x + 1 और नीचे बचेगा x + 2। तो ये ऑप्शन 3 आ चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कहा गया, fx बराबर ये दे रखा है और यहाँ f(2) यानी f2, यानी कि x की जगह आप 2 रखोगे तो जो मान आएगा
वो आ जाएगा। फिर उससे वापस से जो मान आया है वो यहाँ रख दोगे, तो फिर वापस से एफ एक्स निकालना है, फिर एफ एक्स निकालना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। एक्स का मान सबसे पहले हम 2 रखते हैं, तो इसका मान कितना आ जाता है, f2 का मान आएगा यहाँ से 3/2 - 1, तो 3/1 यानी 3 आ चुका है, ये आ चुका है। अब आपको f का कितना मान आ चुका है, 3 आ चुका है f2। अब हम यहाँ जब इस प्रकार से लिखते हैं f2, इसका मान निकालना है, इससे अगले वाले का मान जब हम निकाल रहे हैं तो कितना आएगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, कितना रख दूँ, इसकी जगह मान 3 है, ये 3 रखा जाएगा, यानी कि f3 का मान पूछा है अब क्यू आर इस फॉर्मूले में 3 रखना है आपको, x की जगह 3 रखना है, तो 3 रखोगे तो ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे कितना आएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, यानी 2 आ चुका है। अब क्यू आर 2 आ चुका है। अब वापस से इसी प्रकार करोगे तो आपको कितना रखना है, f2, यानी यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया है। अब आपका था कि इस f2 का मान जो आया था कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। तो अब ये 2 आ चुका है। अब हम देखो कि f2 f3 था ना, ये इस प्रकार से इसके अंदर का सॉल्व कर दिया था हमने, f2 ये है। तो अब इस f3 का मान कितना है, f3 है ना, ये f3 का मान कितना है, 2, तो 2। अब क्या ये निकालना है हमको, और कितना दे रखा है यहाँ पर, 2 का मान रखोगे यहाँ इसी फॉर्मूले में, 2 + 3 3 और नीचे 3 करोगे तो 2 रखना है, ऊपर 3 हो गया, नीचे 1 हो गया, आंसर आ चुका है 3। तो इस प्रकार से होगा। देखो एक बार फिर से देखिए, जैसे f2 था, हमने सबसे पहले इसका मान रखा। देखो हमारे पास क्या था, ये थी समीकरण f, फिर ये, फिर 2, इस प्रकार से था पूरा का पूरा एक के बंदे, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर और इसके अंदर एक ब्रैकेट और लगा। तो सबसे पहले हमने f2 का मान निकाला, कितना आया, 3। तो अब क्या हम यहाँ मान रख देंगे, इसका f3 मान रख दिया है, ये हो चुका है। अब इसकी जगह हमने मान रख दिया है 3। अब f3 का मान पूछा है, कितना आया था, 2 आया था, तो हमने निकाला f, और यहाँ आ चुका है 2, ये निकल चुका है अपना। फिर अब इस f2 का मान निकाला तो बाद में आ चुका है इसका मान 3। तो इस प्रकार से ये किया है। सवाल नंबर 16, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो देखो इसके अंदर क्या जोड़ा जाए ऐसा कि ये पूर्ण वर्ग हो। तो आप क्या करेंगे कि इसके आसपास आप स्क्वायर देखेंगे, किस प्रकार से देखेंगे, पीछे से 2-2 के टुकड़े बनाएंगे। अब आगे देखेंगे कि जो ये 64 बचा है, इससे छोटा स्क्वायर कौन सा है, तो 8 का जब हम स्क्वायर देखते हैं तो 64 के बराबर है। तो यदि 8, तो 80 कितना हो जाएगा, हमें पता चल चुका है ये 8 के आसपास है, क्योंकि यहाँ पर भी 64 है, तो 80 कितना हो जाएगा, 6400 पूरा पूरा होगा, यहाँ से ये पता चल चुका है। अब ये क्या थोड़ा ज़्यादा है, तो उसने कहा है जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग बन जाए। यदि घटाने पर कहता तो हम सिंपल जान जाते कि 80 आता है, इससे कम 6400 है जो 80 का स्क्वायर है, तो 12 घटाने पर। मगर जोड़ने पर उसने कहा है, यानी कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, 81 वाला देखना पड़ेगा। तो जब आप 81 का स्क्वायर निकालेंगे तो 65 आएगा, 65 आएगा। याद भी कर सकते हैं, एक जैसी टोन है, 65 तो 81 का स्क्वायर होता है 65। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, 65 में से 64 12 घटा दो आप, तो यहाँ आ चुका है 9 और 2 4 और 1 149, ये आ चुका है आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग। देखो सबसे पहले तो यहीं रुक जाओ, 4 क्रमागत संख्याएं कौन सी होगी, यानी कि क्रमागत संख्या का मतलब 3 4 यानी लाइन से संख्याएं। तो हम कहेंगे पहली संख्या यदि मैंने x मानी तो दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2 और चौथी संख्या x+3, ये मान ली। पहली 2 संख्याओं का योग, इन और इन का योग कितना हो जाएगा, 2x+1, किसके बराबर है, चौथी संख्या x+3 के बराबर है। तो चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके, तो सबसे पहले यहाँ से x का मान आ जाएगा, तो x का मान आया, x इधर लाएंगे तो ये x बचेगा और इस एक को उधर ले जाएंगे 2, यानी x का मान आपके पास 2 आ चुका है।
अब चारों संख्याओं का योग करना है आपको और उसका आधा करना है, तो चारों का योग करोगे यहाँ 4x हो जाएगा, और यदि यहाँ करोगे तो 6 हो जाएगा, 4x प्लस 3, और इसका आपको आधा करना है, इसको आधा करेंगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, ये आ चुका है। और इसमें अब आप x का मान रख दोगे, तो x का मान यदि मैं रखता हूँ तो 2 इंटू 2 प्लस 3, ये आ जाएगा आपका 7, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, इसके अंदर क्या कहा गया है, ये समीकरण है एक, के मूल बराबर हैं तो m का मान बताइए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अब देखो ये मैंने स्क्रीनशॉट जो लिया है ये आर.एस. अग्रवाल से लिया है, आर.एस. अग्रवाल की बुक से लिया है। तो ये यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल यदि अल्फा बीटा है तो मूल क्या होते हैं, ये होते हैं माइनस बी प्लस ये होता है, और दूसरा मूल क्या होगा, यहाँ एक बार प्लस ले लेते हैं एक बार माइनस ले लेते हैं, बस ये मूल हो चुके हैं इनके। ये समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये तो आप जानते ही हो। अब देखो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो ये जो इसको है बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, हम डी कह देते हैं। एक बार छोटा सा बना देते हैं इसको जिससे कि आसान हो जाए, डी कह दिया इसको। तो आपको ये चीज़ तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मूल क्या होते हैं ये तो इसी में वैल्यू रखने से आ जाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब अपन इसका मान निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब आप मान निकालते हो तो ये ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि 0 से बड़ा आएगा। तो क्या होगा, मूल हमारे हमेशा वास्तविक होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। वो परिमेय हो सकते हैं, अपरिमेय हो सकते हैं, हर कंडीशन में असमान होंगे। यानी कि जब 0 से बड़ा या 0 के बराबर आता है तो मूल हमारे वास्तविक होंगे, और जब बड़ा है तो वो असमान होंगे, ये जरूर ध्यान रखना है। दोनों कंडीशन में असमान होंगे। यदि पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है यानी पूरा पूरा ऐसा है कि वो एक किसी का वर्ग है, तो वो हमारे परिमेय होंगे। और यदि वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय होंगे। और क्या है कि यदि d बराबर 0 हो, यदि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और वो बराबर 0 आया, तो हमारे मूल समान होंगे और परिमेय होंगे। परिमेय और क्या होंगे, समान होंगे। और यदि d छोटा आया तो कोई मूल वास्तविक मूल होगा ही नहीं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे मान निकालना किसी का पूछेगा समीकरण में, यदि k दे दिया m दे दिया तो हमेशा यही देगा, क्योंकि यही d बराबर 0 होता है और कहीं पे नहीं होता है। d बराबर 0 होता है तो वो हमेशा यही पूछेगा कि मूल समान है तो इसका मान बताइए, इस प्रकार से। बाकी वो ये पूछ सकता है कि समीकरण के मूल असमान है, परिमेय और असमान है, तो वो परिमेय और असमान है तो इनमें से कौन सी कंडीशन होगी, d बराबर 0, d बराबर ग्रेटर देन 0, d बराबर लेस देन 0। तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। और जब भी समान पूछे तो क्या होगा, ये होगा। मान निकालने के लिए आपको यदि आप भूल भी जाओ तो हमेशा d बराबर 0 करना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखो अब हम हमारे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और इन चीज़ों को ध्यान में रखने की आप ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप 0 रखते हो, जैसे यहाँ पर इतना ही दिखाई दे रहा है आपको, तो जब d का मान 0 रखोगे तो वो गायब हो जाएगा, बस ये हुआ है यहाँ पर। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि जब d बराबर ग्रेटर देन 0 तो वो एक पूर्ण वर्ग होगा, तथा पूर्ण वर्ग हो ग्रेटर देन भी होना चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होगा तो परिमेय और असमान होगा। परिमेय यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर और समान होगा, और ये अपरिमेय का मतलब इरेशनल नंबर। और d बराबर 0 पर हमारे क्या होते हैं, मूल समान होते हैं। तो अब ये देखो उसने कहा है मूल बराबर है या मूल समान है, तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, ये कंडीशन है। बी स्क्वायर क्या होता है, ये b है और ये a है, ये c है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4, a का मान 4 प्लस m और c का मान 1 बराबर 0। अब आप इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, एक तो आएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, यहाँ आएगा 16 माइनस 4m बराबर 0, ये आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये तो m स्क्वायर का पद है, अब m का पद देखते हैं तो वो आएगा माइनस
2m आ जाएगा, और यदि इनको करोगे तो -15 बराबर 0 आ जाए। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण आ चुकी है। अब आप क्या है कि इसके आपको मूल निकालने पड़ेंगे। तो देखो किस प्रकार से, या तो आप क्या करो, यहाँ से वैल्यू पुट करके देख लो, जो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो इसके अंदर वो हो जाएगा। यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते थे वैसे तो आप, तो जो वैल्यू सेटिस्फाई देखे जैसे 5 रखते हैं तो 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यहाँ 5 रखा, 5 और 4 9, 9 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 36, और 36 में से 36 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार -3 रखोगे तो भी ये 0 होगा, तो इस प्रकार से, और बाकियों पे नहीं होगा। बाकी यदि समीकरण दी हुई है और इससे निकालना हो तो इस समीकरण के हमको एक्स के एम के मान निकालने पड़ेंगे, मूल निकालने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो m स्क्वायर 15 को हम तोड़ते हैं तो किस में कि -5m प्लस 3m, ये इसके टुकड़े हो गए हैं, 15 बराबर 0। अब यदि आप यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, पहले दो पदों से m-5 बचेगा। यदि यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, m-5 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से वैल्यू आ चुकी है m-5 और m+3, ये दो गुणनखंड आ गए हैं। एक बार यदि पहले वाले को रखोगे तो m बराबर 5 आ जाएगा, और दूसरे वाले को रखोगे तो m बराबर -3 आ जाएगा। सवाल नंबर 21, इसमें क्या कहा गया है, 6 और 5 के अंकित मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि अंकित मान पूछा है यहाँ। यदि वो स्थानीय मान पूछता तो क्या होता है कि जैसे यदि 6 का स्थानीय मान पूछता तो 6 और ये जितनी भी संख्या है बाकी संख्याओं की जगह उतनी 0 लगा देते हैं पीछे। यदि 3 का स्थानीय मान पूछता तो 3 और इस यहाँ 2 0 आ जाती, 3 का है सैकड़े के पद पे और पीछे 2 0 आ जाती, तो स्थानीय मान तो 3 का ये हो जाता। 7 का स्थानीय मान पूछता तो पीछे 3 0 लग जाती। अंकित मान पूछा है यानी कि वो डिजिट पूछी है, तो केवल डिजिट की ही बात कर रहा है। 6 हो गया, इसका स्थानीय मान 6 ही होगा, और 5 पूछा है तो 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा। और यदि इनको जोड़ने का कहता वो, तो इस प्रकार से जुड़ते ये 0 0 के साथ। तो ये यदि वो पूछता स्थानीय मानों का योग तो ये ऑप्शन आता, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22, एक जल धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में आदमी की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की दिशा में तैरने पर आदमी द्वारा लिया गया समय। तो देखो धारा की आदमी की चाल है 6 यानी x बराबर, और y बराबर आपको जो धारा की चाल है 3। तो धारा की दिशा में चाल दोनों को जोड़ने से आ जाती, धारा की विपरीत दिशा में चाल दोनों को घटाने से आ जाती, ये हो चुकी है। अब पूछा धारा की दिशा में वो 37 किलोमीटर जाता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी है 37 और चाल है आपको धारा की दिशा में 9, तो इनको करोगे आप 4 1/9, ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलवे गाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगी। यदि वो किसी खंबे को पार करती है या किसी आदमी को पार करती है, तो ये मान लीजिए कि वो अपने आप को पार कर रही है। तो गाड़ी की लंबाई कितनी है 180 मीटर, और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दी हुई है, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको यदि हम काटेंगे तो 18 5 90 होता है, तो ये आ चुकी है 25 मीटर प्रति सेकंड आ चुकी है। अब आपको पूछा है अपने आप को समय निकालना है, तो समय क्या होता है, समय क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी अपने आप को पार कर रही है 180, और 25 से इसको डिवाइड कर दो चाल से, तो कितना आएगा 25 से यदि आप इसको डिवाइड करते हो तो क्या कीजिए कि इसका डबल कीजिए। 5 से डिवाइड करने पर क्या करते हैं, इसको डबल करते हैं, तो 25 से डिवाइड करने पे इसको 4 गुना कर दीजिए। तो 18 का 4 गुना कितना होता है 72, और 72 तो पूरे का 4 गुना 720 होगा, और पीछे से 2 स्थान के बाद 0 आ जाएगी। तो ये आ चुका है 7.2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्न आंकड़ों की माध्यिका 19 है। तो जब भी हम माध्यिका निकालते हैं तो सबसे पहले हमको आरोही क्रम में उनको सेट करना पड़ता है। तो यहाँ इसने पहले से ही कह दिया कि ये आरोही क्रम में है।
अब माध्यिका क्या होती है, बीच वाला पद होता है, बीच वाला पद होता है। तो टोटल संख्या देखो, अब यदि विषम संख्याएं हैं तो एक ही पद होगा, और यदि सम संख्याएं हैं तो जो बीच में दोनों संख्याएं हैं उनको जोड़कर आधा कर देते हैं, ये होता है। फॉर्मूलों की आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि बीच वाला जो पद होता है, तो सम, जब यदि पद सम हो तो बीच में दो पद आते हैं, और विषम होते हैं तब एक ही पद आता है। तो देखो पद गिनते हैं, 3 और 1 2 3 6 और 2 8, यानी कि यहाँ पर सम पद है। तो बीच वाले पद कौन से हो गए हैं, बीच वाले 3, चौथा और पांचवा पद बीच वाला हो चुका है। तो ये x+4 और x+8 है, इन दोनों को जोड़ो, x+4 और x+8 और बाई 2 कर दो, ये बराबर है आपको 19 के दिया है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, x+4 यानी 2x+12/2 बराबर 19 दे रखा है। यहाँ से काटोगे तो x+6 बराबर 19 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ चुका है आपके पास, 13 आ चुका है। सवाल नंबर 31, रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी 30 घंटे में तय करता है। सेम सवाल पिछली वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था। यदि वह अपनी चाल को 1/15 हिस्सा कम कर देता है तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। तो चाल का रेशियो आपको क्या दिया गया है, 15, और बाद में 1 कम कर देता है यानी 14 हो गई। तो दूरी का रेशियो क्या है, उसी अनुपात में होगा, 15:14 में। तो दूरी कितनी कम हुई है, 1 कम हुई है। और यहाँ दिया गया है 1 का मान आपको 10, तो यानी कि 15 का मान कितना हो जाएगा, 150, 14 का मान कितना हो जाएगा, 140 किलोमीटर। अब ये 150 किलोमीटर है, कितने घंटे में तय कर रहा है, 30 घंटे में। तो समय आपके पास आ चुका है 5 घंटे, 5 घंटे नहीं, ये थी दूरी, ये है समय, तो ये आ चुकी है चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल नंबर 32, एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य पर बेचना चाहिए कि 25% छूट देने पर भी 12% का लाभ होता है। तो देखो क्या होता है ऐसे सवालों में, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, यदि आपको छूट दे रखी है और आपको लाभ दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि जो ये छूट है 100 माइनस क्रय मूल्य क्या होगा, 100 माइनस इनका अनुपात, 100 माइनस छूट जो भी डिस्काउंट है, और ये क्या होगा, लाभ, 100 प्लस लाभ। तो 100 में से यदि इसको घटाते हो तो कितना आता है, 75 आ जाएगा, और 100 में इस 12 को जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ये आपका क्रय मूल्य आ चुका है, ये अंकित मूल्य आ चुका है। अब आप लाभ परसेंट निकाल सकते हो। तो इन दोनों को घटाओगे तो कितना आ गया, 25 और 12, 25, 35, 37 आ चुका है, कितने पर, 75 के ऊपर। क्रय मूल्य तो अपना 75 ही है, इंटू 100। तो यहाँ से आप काटोगे तो ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप जब निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49 सही 1/3%। और क्वेश्चन नंबर 34, यदि x y से 40% कम है, x y से 40% कम है, तो देखो x और y है, यदि y 100% था तो, या फिर ऐसे कीजिए कि 40% का मान, देखो आप जानते हो 20% कितने के बराबर होता है, 1/5 के बराबर, 40% कितने के, 2/5 के बराबर, यानी इसको 2 से इधर कर दिया मल्टीप्लाई, 2 से इधर, तो 2/5 होगा। तो यदि ये 5 है तो x कितना कम हो जाएगा, इससे 2 कम हो जाएगा ऊपर, कि पूरा 5 है तो 40 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 कम है, ये 3 आ चुका है। तो अब कितना ज़्यादा है, ये पूछा है y x से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, किस पर, 3 पर। तो 2 ज़्यादा है 3 पर, ये पूछ लिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 66.66% हो जाता है इसका मान, ऑप्शन नंबर। और ये जो 66.66 है, इसको अपन 2/3 भी लिख देते हैं, तो 66 2/3% हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित को हल करें, इनको हल करना है। तो देखो किस प्रकार से, ये जो 3 है, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं हैं, यहाँ पर केवल 2 ही डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो सबसे लास्ट में तो 2 ही आएगा।
देखो अब सबके अंदर 2 आ रहा है तो हमको एक स्थान और आगे देखना पड़ेगा। तो अब देखो कि ये और ये जुड़ रहे हैं और ठीक है, तो पॉइंट में 2 स्थान पीछे जाओ, 4 और 1 जोड़ो तो 5 आएगा। कितना आएगा? 5। अब माइनस वालों में देख लो कि पॉइंट के दूसरे स्थान पर कौन सा है, 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसमें से 2 घटा दो आप, आंसर आ जाएगा 3 आएगा यहाँ पर। तो दूसरे स्थान पर देख लो क्या आया, 3 केवल 1 के अंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 51, अब ये दे रखा है और इसका मान पूछा है। तो देखो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए जितना हल होता है। तो हम 45 को यदि तोड़ते हैं तो किस में टूटेगा ये? एक तो 3 के स्क्वायर में टूट जाएगा और 9 इंटू 5 होता है, एक 5 में टूट जाएगा। इसको यदि आप तोड़ोगे तो 25 इंटू 5 होता है, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा। अब देखो तो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर था तो बाहर आ जाएगा 3 और अंदर 5 बचेगा। इसी प्रकार से ये 5√5 हो जाएगा, बराबर आ चुका है 17.89। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 8√5 होगा, वो 17.89 के बराबर होगा। यानी हमारे पास √5 की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है 17.89/8। ये निकालनी है आपको पहली इक्वेशन से। अब दूसरी इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करते हो तो 18 के टुकड़े क्या होते हैं? 9, और 9 को कहते हैं 3 का स्क्वायर और 2, और बाकी यहाँ पर 0 है तो 0 को यदि करते हैं तो 5। ये हो गया 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5। इसके यदि हम टुकड़े करेंगे तो कितने होंगे? 16, यानी 4 का स्क्वायर, 16 5 है 80 और 5, ये हो चुके हैं। तो देखो यहाँ से क्या मान आया हमारे पास, 3 आ जाएगा बाहर, 2 बाहर आ जाएगा, जिनकी भी पावर 2 है वो बाहर आ जाएंगे। 3 दूनी 6 आ जाएगा बाहर, अंदर 5 बचेगा। यहाँ करोगे तो 4 बाहर आ जाएगा और अंदर 5 बचेगा। तो ये कितना आ गया? 10√5 का मान हमसे पूछा गया है। अब √5 का मान हमें पता है कितना, हमने अभी निकाला है 17.89/8। अब इसको आप यदि काटते हो तो ये 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। इस प्रकार काटो मत, चलो छोड़ो, काटो मत। देखो 10 इंटू 17.89 था बटे 8 है। अब क्या है कि यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, तो ये यदि मैं पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे 100 आता है। 1 0 से 1 0 काट दोगे आप। अब इसमें यदि आप 8 का भाग देते हो तो 8 दूनी 16, फिर वापस से 2 बार जाएगा, 2 बचे 29, 8 3 24 और कुछ आएगा और 1 के बाद पॉइंट लग जाएगी। 8 3 24, फिर 5 बचा, 5 और 0 कितनी बार जाएगा? 5 0 6 बार जाएगा, 6 इतना 0.6। और देखो नीचे एक 0 है तो हम 1 के बाद पॉइंट सरक जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो अब इसको हम 22.36 ये आएगा आपका। तो 22.36 किसके आसपास है? तो इसके आसपास हम इसको 0.36 को और भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। सवाल नंबर 52, 4 टेबल क्लॉक है, यानी 4 क्लॉक है, घड़ी है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर वे बजती है। यदि वे कभी 10 AM पर बजने 10 AM पर एक साथ बजी है तो अगली बार वो एक साथ कब बजेगी, ये पूछा है। तो इन सब का आपको पता है एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब इनका सबका आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा कि ये 5 और 2 में टूटता है, ये 3 और 5 में टूटता है, ये कितने में टूटेगा? 5 इंटू 4 में टूटेगा, और ये 5 इंटू 5। तो देखो 5 की पावर 2 आ चुकी है, बाकी 2 की पावर 2 यानी 4 आ चुका है, और एक 3 हम शामिल करेंगे बस। तो अब इनका स्क्वायर कितना है? 25, 25 चौका 100, 100 को 300, तो ये आपका एलसीएम आ चुका है। यानी कि अगली बार वो 300 मिनट के बाद बजेगी। तो 300 मिनट में कितने घंटे होते हैं? आप इसको 60 से डिवाइड कर दो, 5 घंटे होते हैं। तो 10 के बाद 5 यदि घंटे निकालने हैं तो 11, 12 और ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, 3 PM पे वो बजेगी। क्वेश्चन नंबर 53, PQ उस वर्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, वर्त पर एक बिंदु R है।
तो देखो एक वर्त बना लेते, ये हमारा वर्त है, ये पी क्यू हो गई, पी क्यू, यहाँ पर एक बिंदु ओ है, एक बिंदु आर बताया है कहीं वर्त पर है। तो देखिए यदि बिंदु यहाँ पर है, ये क्या हो गया, अर्धवर्त में बना त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, तो ये कोण 90 हो गया। आर पी ओ यानी ये वाला कोण आपको 39 दिया है, ये 90 है, तो ये 51 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी आया था, तो ये वाला कोण आपसे पूछा है आर क्यू पी, हो चुका 51। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित को हल कीजिए, इनको हल करना है। तो देखो यहाँ सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 5 थी है 15, 15 में 60 में जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, 45 जोड़ोगे और 10 घटाओगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ से मान पूरे का आ चुका है 10 आ चुका है। अब देखिए 10 और 5 15, 15 ये 50 हो चुके हैं, 50 को 3 से करोगे तो 150, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 62, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित है, उससे स्पर्श रेखा खींची गई, उसकी लंबाई बतानी है। यानी कि ये एक वर्त है, यहाँ कोई बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा, और यहाँ इसका सेंटर पॉइंट है, इसको हम इससे मिलाएं, यहाँ ये, तो ये आपको पता है कि स्पर्श रेखा और उसके अभिलंब के मध्य कोण 90 का होता है। एक समकोण त्रिभुज बन चुका है जिसका ये कर्ण है, ये लंब और उनमें से कुछ भी हो सकता है। यदि रेडियस कितनी दी है आपको 4 दी है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 दी है, तो देखो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो ये 5 ये 4, तो ये हो जाएगी भुजा 3 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 63, किसी त्रिभुज पी क्यू आर, तो सबसे पहले बना ही लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया है, पी क्यू आर। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया और इसको क्या किया गया है, आगे बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया है कि आर एस उतनी ही है जितनी की पी आर है या आर पी है। ये देखिए ये दोनों बराबर हैं। अब वो क्या कह रहा है कि कोण आर पी क्यू, ये कोण आपको 55 दिया है, ये 55 दिया है, और बाकी जो दिया है बाद में बात करेंगे। तो देखो ये जो बाहर वाला आर कोण है ये किसके बराबर होगा, इस कोण के। यदि हम इस कोण को क्यू बनाएं तो ये 55 प्लस क्यू के बराबर होगा, 55 प्लस क्यू के बराबर होगा ये वाला कोण, और ये कोण आपको 110 डिग्री दिया है, तो ये 110 डिग्री, ये ध्यान रखना आप। ये कोण यानी बाहर वाला कोण सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये हो चुका है। तो यहाँ से क्यू का मान आप 55 आ जाएगा, यानी कि ये कोण भी 55 डिग्री ही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहा गया है कि ये बराबर ये है। तो देखो हम यहाँ कोस से हमको यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, कितना लिख सकते हैं 90 माइनस, ये घटाने पर आता है तो हम लिख सकते हैं इसको साइन 90 माइनस, ये आता है हाँ 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस ये हो चुका है, यहाँ करेंगे तो पूरे का पूरा स्क्वायर इस प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और ये वैल्यू आ जाती है। तो अब देखो ये दोनों तरफ आ चुके हैं तो आप इनको काट सकते हो। तो यहाँ तो आ चुका है 3x माइनस 20 डिग्री। इधर यदि आप इनको करोगे, इसको अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व, तो 90 ये 70 हो जाएगा और ये प्लस 3y हो जाएगा, डिग्री में है। अब क्या हो चुका है, इस यदि मैं y को उधर लेके जाता हूँ तो 3x माइनस 3y बराबर आ जाएगा 90 के बराबर, तो x माइनस वाई आपका 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74, और इसके अंदर क्या दिया गया है, ये दिया गया है, और इसको किस रूप में लिखा जा सकता है,
तो देखिए इसको आप सबसे पहले देखोगे तो 657 657 इस प्रकार से आगे आगे रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.23657 इतना लिख सकते हैं, और बाकी तो रिपीट हो रहा है इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिए। अब आप क्या करोगे इसको सॉल्व, हमें इसको क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है, क्योंकि ये सारी भिन्न दे रखी है। तो इसको भिन्न में किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहला काम आपका कि पूरा का पूरा नंबर ऐसे का ऐसे लिख दो 123 657, कोई पॉइंट वगैरह नहीं लगाना है। अब क्या करना है कि जितने के ऊपर बार बची हुई है, कितना 123 के ऊपर बची हुई है, तो ये इसमें से घटा देंगे, 123 घटा देंगे, पॉइंट पॉइंट का खेल खत्म हो चुका है। अब देखो बार कितने के ऊपर है, 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो नीचे 3 9 लिख देंगे, 1 2 3। अब कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे। बस ये आपका आंसर है। इसको बस आप घटाना है, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 बचेगा, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बचेगा, और इसी प्रकार से 5, फिर आ गया 3 2 1, और नीचे आएगा 99900, आ चुका है 12353। देखो ऑप्शन नंबर 4 हमारा मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 75, यदि p बराबर इतना है तो इसका मान बताना है। तो आपको एक चीज सबसे पहले आप क्या करो, इसका स्क्वायर और इन दोनों को घटा के देखो, 1 आ रहा है। यदि 1 आ रहा है तो p और 1/p एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, यानी कि यहाँ साइन केवल प्लस चेंज हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर किया तो 25, और इसका किया तो कितना आया 6 और 4, 6 चौक 24, तो अंतर आ रहा है आपका 1। तो क्या होगा, यदि p बराबर 5 माइनस 2√6 है तो 1/p बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2√6। ये तभी होता है जब इनका स्क्वायर का अंतर 1 आए। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है। तो जब इनके स्क्वायर करोगे आप, क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2√6 का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2√6 ये आ जाएगा। अब सेम यदि आप यहाँ करोगे तो 5 का स्क्वायर आएगा प्लस 2√6 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2√6 ये आएगा। तो ये दोनों तो क्या है, आपस में घट जाएंगे। बाकी बचा आपसे 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर यहाँ, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 बार आए हैं ये। इसी प्रकार से ये और ये भी 2 बार आए हैं, तो इसका मान कितना आएगा 24, और 24 कितनी बार, 2 बार। दोनों को जोड़ोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 इंटू 2, तो 2 चाहे आप कॉमन ले लो, अंदर बचा 49, तो कितना आ चुका है 98 आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 79, इसके अंदर क्या है, ए बी बराबर इतना दिया, बी सी बराबर, तो तीनों का अनुपात पूछा है हमसे। तो इन दो का अनुपात कितना है, 3:5, और बी सी का कितना है 4:7। तो बस आप इस प्रकार से इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों को आपस में करोगे तो 20 आ जाएगा, और इनको करोगे तो 35 आ जाएगा। इसी से ये कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे, तो यही इनका अनुपात हो चुका है 12:20:35। क्वेश्चन नंबर 80, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो उसी दर पर 10,000 की राशि में 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो ये 60% की वृद्धि हो जाती है, जो वृद्धि हुई है वही तो हमारा ब्याज होता है, और परसेंटेज वृद्धि को ही हम दर कहते हैं, टोटल दर। तो 80% वृद्धि हुई है। देखिए 6 वर्ष में कितने परसेंट की दर से हुई होगी, आप इसको 10 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हो तो 60% आता है, यानी हमारी दर जो रही है वो 10% रही है। तो आपके पास दर आ चुकी है 10%, और 10,000 का 10% पर 3, तो जब 10% होती है तो 3 वर्ष के लिए कंपाउंड दर कितनी होती है 3.31, ये बताया था, तो ये याद रखिए ये होगी। तो 10,000 का हमको इतना परसेंट निकालना है, 10,000 इसका कितना 3.1, और परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 1 पॉइंट नीचे 0, 1 और 0 कट जाएगी,
ये हो चुका है, तो 3310 ये आपका आंसर आ चुका है। इतना ब्याज आएगा 3 साल का, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 82, यदि ऋचा की आय मीना की आय से इतनी अधिक है, तो देखो ये परसेंटेज में है। यदि मैं इसको भिन्न में बदलूं तो कितना आएगा, 1/11 होता है इसका मान। तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है? यदि ऋचा की आय मीना की आय से इतनी अधिक है, किसकी अधिक है? ऋचा की अधिक है। कितनी? 1 अधिक है 11 पे। तो देखो ये ऋचा और ये मीना, मीना की आय यदि 11 है तो ऋचा की आय 1 अधिक है और हो चुकी है 12। अब क्या कहा गया है, तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है? ये कम, कितनी कम है? दोनों का अंतर 1 है तो 1 कम है। किसकी? ऋचा की। मीना की कम है ऋचा के तुलना करने पर। तो ये देखिए अब क्या हो चुका है, 12 को इससे करोगे तो आप 8 से 1/3% होता है। ये आपका आंसर नंबर 3 आ चुका। क्वेश्चन नंबर 84, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए की राशि 3 वर्ष के में बढ़कर इतनी हो जाती है। साधारण ब्याज की बात कर रहा है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि हो तो राशि बढ़कर हो जाएगी 4%। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि हो, ठीक है, तो यदि 4% की वृद्धि हुई है तो हम 3 साल की 4% कितनी हो जाएगी, तो 3 को 4% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12% की टोटल वृद्धि हो चुकी है। तो 800 का 12% निकाल दीजिए, 800 का 12% निकाल दीजिए, कितना आएगा? 96 आएगा। तो इसके अंदर आप 96 और जोड़ दीजिए, 6 11 1, तो इतना हो जाएगा। ये टोटल राशि इतनी हो जाएगी, बढ़कर कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 86, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए, किस राज्य में 2005 में वार्षिक वर्षा सभी तीनों सालों की औसत वार्षिक वर्षा की तुलना में अधिक थी? तो देखो हमें इनका औसत नहीं निकालना है। 2005 में पूछा गया है कि वार्षिक वर्षा अधिक थी, तीनों का औसत निकालने से, यानी जिसकी वैल्यू इन दोनों की बजाय ज़्यादा होगी वो हमारा ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यदि 3 संख्याएं हैं आपके पास, 3 4 5, ठीक है, तो इनका औसत कितना आएगा? 4 आएगा। क्यों आया? क्योंकि इसने कुछ इसको दिया और 4 आया, क्योंकि यहाँ पे जो 5 था ना वो यहाँ चला गया है, तो यहाँ पर तो वैल्यू बराबर हो गई है। अब यदि आर बार वाली वैल्यू कम होती और ये ज़्यादा होती तो इसका मतलब क्या है, यानी कि इसको 5 कर देते हैं, हम 5 कर देते हैं, तो क्या होगा कि, यानी कि कहने का मतलब है इनका औसत कितना आया, इनका औसत कितना आया, इसको 6 कर दो, 6, तो इनका औसत कितना आया? 4 आया। 4 क्यों आया? कि एक इसने इसको दे दिया और एक इसने इसको दे दिया, इसके पास ज़्यादा था तभी तो आया। यदि ये खुद कम होता, यदि जैसे देखो कि ये 4 होता और ये 4 क्या, ये 3 होता और ये 5 5 होते, तो क्या होता? अब भी 4 आता। अब क्या करते, ये एक इसको दे देता, यानी कि 2 लो इसको, ये एक इसको दे देता और ये एक इसको दे देता, तब औसत कितना आया? 4 आया। यानी कि बीच में अब कम है, ये यदि ये छोटा है तो ये लेगा बाकियों से, यदि ये बड़ा है तो बाकियों को देगा, ठीक है। तो ये हो चुका है। ये चीज़ आपको माइंड में सेट कर लेनी है कि यदि बीच वाला बड़ा है, जिसका पूछा है औसत से तुलना करने, वो यदि बड़ा है तो वो हमारा आंसर होगा। तो अब देखो ज़्यादा पूछा है उसने तो ये बड़ा होना चाहिए, तो अब यहाँ देख सकते हो कि 90 इन दोनों से छोटा है, 75 इन दोनों से बड़ा है, ये हो सकता है, और भी चेक कर लेते हैं। फिर ये छोटा है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, तो बस आंध्र प्रदेश ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ क्या पूछा है, वर्ष 2000 से 2015 के बीच किस राज्य में वर्षा में अधिकतम प्रतिशत कमी आई? वर्षा में अधिकतम प्रतिशत, तो 2000 से 2015 के बीच में। अब देखो सबसे पहले यहाँ देखो आप, यहाँ तो वृद्धि हो रही है, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, यहाँ कमी आ रही है, एक ऑप्शन। अब यहाँ देखें
तो कमी हो रही है, 2 ऑप्शन। और क्या पूछा है, अधिकतम प्रतिशत कमी, यही पूछा है। ये ऑप्शन भी आपका कट चुका है, ये ऑप्शन भी आपका कट चुका है। अब यहाँ पर भी कमी हो रही है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ आप देखो, तुरंत देखिए कि डिफरेंस कितना है। यहाँ आ रहा है 30 का, तो आपको इससे परसेंटेज निकालना आना चाहिए। ये 30 इसका कितना परसेंट है, तो आपको देखने पे पता चल रहा है कि ये इसका 25% है, यानी ये वैल्यू लगभग कितने के बराबर है, 25% के बराबर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में कितना आया है, इनका अंतर 35 है। अब 35 इसका कितना परसेंट है, देखो 15% 10 होता है, यानी 15 जो नहीं 10% 15 है, 20% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 25% की बात करते हैं, 5% और निकालें, 30 तो आ चुका है, तो ये 5 जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ये कितना बढ़ाएगा इसको, ये कितना हो जाएगा, जो 5 है 10 का लगभग 3% के आसपास होगा। तो ये आ चुका है, कितना आ चुका है, 10 20 23% के आसपास आ चुका है, 23% के आसपास आ चुका है। अब देखो इनको देख लो, और एक कौन सा था, मध्य प्रदेश, ये 90 30, ये तो 10 ही अंतर है, काफ़ी कम है, यानी कि 10% के आसपास ये है कि 90 का 10 कितना होगा, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत कमी कहाँ आई है, उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, जो कि 25% है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 89, इसमें क्या कहा गया है, वर्ष 2015 से 2018 के बीच किस राज्य में अनाज के उत्पादन में अधिकतम परिवर्तन आया। तो देखो, परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसने कहा नहीं कि वृद्धि हुई है या कमी, तो हम दोनों को काउंट करेंगे। यदि वृद्धि अधिकतम है तो उसको लेंगे, कमी अधिकतम है तो उसको लेंगे। तो ये थोड़ा सा सवाल क्या है, लेंदी भी है कि आपको सबको कैलकुलेट परसेंटेज करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 30 का, 30 120 का कितना परसेंट होता है, 25%, ये हो चुका है। यहाँ देखिए कितना अंतर है, इनका आ चुका है 25 की कमी, तो ये कितना होगा इसका, देखो 10% होता है 11.5, 20% होगा 23 के बराबर, 20% कितने के बराबर होगा, 23 के बराबर, और 5% यदि और बढ़ाते हैं तो 5.75 बढ़ जाएगा, 5.75 बढ़ जाएगा, यानी 25% की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, आप यदि करो तो इसकी वैल्यू ये 27 आ रही है, 27 से ज़्यादा ही आ रही है, 27 के 28 से ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ तो 25 ही है, यानी कि ये 25% भी नहीं है, इससे कम है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में अधिकतम तो नहीं है कि यहाँ तो 25% है, यहाँ तो 25% भी नहीं बना। अब यहाँ देखिए क्या है, अंतर कितना है, 30। तो यदि आप इसको देखो तो 10% 12.5, 20% 25, 20% कितना हो गया, 25 हो गया है। बाकी अब यदि आप 5% और निकालो तो कितना होगा, 6.25, 6.25, यदि 6 आप यदि इसमें जोड़ते हो तो ये तो 31.25 पहुंच जाएगा, और हमें तो लाना है 30। तो ये क्या आ चुका है आपका, 25% की वैल्यू 31 है, यानी ये 25% से कम की वैल्यू है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितने का है, 20 का, तो 20 इसका 20 कितना परसेंट होगा, 8.5 10%, और 8.5 वो जोड़ा तो 17, ये तो 17 ही वैल्यू आई है कितने की, 20% की। और बाकी यदि आप जोड़ोगे तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। अब देखो तमिलनाडु की बात करो, यहाँ कितना आ रहा है आपका, ये बढ़ चुका है 15 25, 25 किस पर, 90 पर। ठीक है, तो 9 हो गया 10%, और उसका डबल 20% हो चुका है, 18 हो चुका है। अब देखो 18% हो चुका है, अब 5% कितना होगा इसका, 9 है, 4.5 और जोड़ दो, 5%, 4.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 22.5। ठीक है, 25% कितना, 22.5, ये कम है, यानी कि ये 25% की वैल्यू तो इसकी इतनी आ रही है, और वैल्यू कितनी चाहिए, 25 है इनका अंतर, तो यानी कि ये इस परसेंट से भी, यानी 25% से भी ज़्यादा है। तो हाईएस्ट हमारा जो परसेंटेज के अंदर परिवर्तन हुआ है वो तमिलनाडु के अंदर हुआ है, जो कि
ये ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अब सवाल नंबर 100, इसमें क्या कहा गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 14 गुना जोड़ने पर 135, यानी उसी संख्या का 14 गुना आप यदि इसमें जोड़ोगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 15 गुनी हो जाएगी। 15 गुनी बराबर 135 हो चुकी है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 9 आ जाएगा। कि वो क्या कह रहा था, आंसर तो आ चुका है 9। क्या कह रहा था, एक संख्या है और उसका 14 गुना यदि उसमें जोड़ा जाता है तो कितना आ गया? 15 गुना। इस प्रकार से तो यहाँ पर हमारा पेपर आज का कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताना। कोई सवाल नहीं आया तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।